हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद तिलिमा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ फाइन बैलेंस बाय रॉइंगटन मिस्ट्री। शुरू करने से पहले कैरेक्टर को समझ लेते हैं। इस नॉवेल की पूरी स्टोरी मेनली 4 लोगों के अराउंड घूमती रहती है। दीना दलाल एक मिडिल क्लास पारसी विडो है। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। ईश्वर दर्जी एक लोअर कास्ट टेलर है। बहुत प्रैक्टिकल, पेशेंट और केयरिंग आदमी है। उसने अपने लाइफ में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और पुबर्टी दोनों देखे हैं। ओम प्रकाश दर्जी ईश्वर का यंग जवान भतीजा है। ओम थोड़ा एग्रेसिव और रिबेलियस नेचर का है। वो अपनी डिग्निटी के साथ जीना चाहता है। मानिक गोला एक यंग पारसी स्टूडेंट है जो अपने माउंटेन होम टाउन से पढ़ाई के लिए सिटी आता है। वो सेंसिटिव, लोनली और इमोशनली कंफ्यूज यंग मैन है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चारों लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशंस ही बन जाते हैं इन सबके बीच में और ये चारों एक ही जगह पर आ जाते हैं और वहीं से स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट होती है। नॉवेल का बैकग्राउंड है 1975 का इंडिया, जब कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाती है। पॉलिटिकल ऑपोजिशंस को कंट्रोल किया जाता है, फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट होती है और पुअर पीपल्स पर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का प्रेशर बढ़ा देती है। लेकिन नॉवेल की स्टोरी डायरेक्टली पॉलिटिक्स से स्टार्ट नहीं होती। स्टोरी हमको ले जाती है दीना दलाल के पास। दीना एक पारसी वुमेन है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ लॉस कर चुकी है। उसकी शादी रुस्तम से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही उसका हस्बैंड की एक्सीडेंट डेथ हो जाती है। अब दीना एक यंग विडो है, लेकिन दीना का नेचर ऐसा नहीं है कि वो किसी के सामने हेल्पलेस बनकर रहना चाहे। वो अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करना चाहती है। प्रॉब्लम ये है कि उसका बड़ा भाई नुस्वान बार बार उसकी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नुस्वान प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन उसका बिहेवियर दीना के लिए कंट्रोलिंग है। दीना को लगता है कि अगर वो अपने भाई पर डिपेंडेंट हो जाएगी तो उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो, वो खुद कमाकर अपना घर चलाएगी। इसी डिटर्मिनेशन की वजह से वो टेलरिंग का काम लेने लगती है। इसी टाइम 2 टेलर्स सिटी में काम ढूंढते हुए आते हैं। ये है ईश्वर और ओम प्रकाश। यहाँ हमें उनके साथ साथ उनका बैकग्राउंड भी समझना जरूरी है। ईश्वर एक लोअर कास्ट फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फैमिली का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन लेदर का काम था, लेकिन ईश्वर और उसका भाई नारायण का फादर चाहता था कि उनके बच्चे कास्ट के ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में बंधे ना रहे। इसलिए ईश्वर और नारायण टेलरिंग सीखते हैं। उन्हें टेलरिंग सिखाने वाले होते हैं अशरफ चाचा, एक मुस्लिम टेलर। अशरफ चाचा उनके लिए सिर्फ टीचर नहीं है, वो उनके फैमिली फ्रेंड और गाइड भी बन जाते हैं। यहाँ मिस्त्री एक इम्पॉर्टेंट आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं। सोसाइटी कास्ट और रिलीजियस के नाम पर लोगों को अलग कर सकती है, लेकिन इंडिविजुअल ह्यूमन रिलेशनशिप इन बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं। ईश्वर और नारायण स्किल टेलर बन जाते हैं, लेकिन उनकी कास्ट उनकी लाइफ को इजी नहीं होने देती। नारायण ईश्वर से थोड़ा डिफरेंट नेचर का है। वो अपने राइट को लेकर ज्यादा आउटस्पोकन है। विलेज में अपर कास्ट लोग लोअर कास्ट पीपल को कंट्रोल करते हैं। विलेज का पावरफुल आदमी था ठाकुर धर्म सिंह। नारायण ठाकुर के प्रेशर के सामने झुकना नहीं चाहता। वो अपने पॉलिटिकल राइट को सीरियसली ले, लेकिन ठाकुर जैसे पावरफुल लोगों को ये रेसिस्टेंस पसंद नहीं आता। रिजल्ट बहुत ट्रेजिक होता है। नारायण और उसकी फैमिली कास्ट वायलेंस का शिकार हो जाता है। ईश्वर अपने फैमिली मेंबर को खो देता है। अब ईश्वर और ओम ही बचता है।
और यहाँ से ईश्वर के कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट साइड समझ आता है। ईश्वर बहुत कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी वो बिटरनेस में कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता। उसका फोकस अब ओम पर है। ओम उसका नेफ्यू मतलब उसका भतीजा है, लेकिन ईश्वर उसे अपने बेटे की तरह प्रोटेक्ट करता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि विलेज में उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो सिटी चले जाते हैं। अब स्टोरी वापस दीना के घर आती है। दीना को टेलरिंग का काम मिल रहा है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब खुद कर सके। तब उसकी मुलाकात ईश्वर और ओम से होती है। दीना उन्हें अपने घर में काम देती है। इनिशियली तीनों के बीच बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं होती। दीना उन्हें सिर्फ वर्कर समझती है। ईश्वर भी दीना को सिर्फ एम्प्लॉयर समझता है। ओम यंग है, इसलिए वो कभी कभी दीना के रिस्ट्रिक्ट बिहेवियर से इरिटेट हो जाता है, लेकिन सिचुएशन चेंज होने लगती है। दीना नोटिस करती है कि ईश्वर काम को बहुत सीरियसली लेता है। ईश्वर नोटिस करता है कि दीना एक्चुअली रूड नहीं है, बल्कि इनसिक्योर है। उसको डर है कि अगर बिजनेस फेल हुआ तो वो अपनी इंडिपेंडेंस खो देगी। और ओम धीरे धीरे दीना के घर को एक कंफर्टेबल प्लेस की तरह देखने लगता है। इसी बिल्डिंग में मानिक भी आता है। मानिक एक यंग पारसी स्टूडेंट है। वो एक ब्यूटीफुल माउंटेन रीजन में अपने पेरेंट्स के साथ पड़ा हुआ है। उसका चाइल्डहुड नेचर और माउंटेन्स के बीच गुजरा है। उसका चाइल्डहुड नेचर और माउंटेन के बीच में गुजरा है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हायर एजुकेशन के लिए सिटी जाए। सिटी मानिक के लिए कंपटीशन है और लोनलीनेस भी है। मानिक इमोशनली सेंसिटिव है, इसलिए सिटी की हार्शनेस उसे इजीली इफेक्ट करती है। दीना के घर में एक रूम अवेलेबल होता है और मानिक वहां रेंट पर रहने लगता है। अब एक ही घर में 3 डिफरेंट वर्ल्ड्स आ जाते हैं। दीना इंडिपेंडेंस रहने की स्ट्रगल कर रही है। ईश्वर पॉवर्टी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फाइट कर रहा है। ओम यंग है और डिग्निटी के साथ फ्यूचर बनाना चाहता है। और मानिक एक अकेला स्टूडेंट है जो अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर समझने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में इनके रिलेशनशिप प्रैक्टिकल होते हैं। दीना एम्प्लॉयर है, ईश्वर और ओम वर्कर है, मानिक एक किराएदार है। लेकिन टाइम के साथ ये इक्वेशन चेंज होती है। ये लोग साथ खाना खाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम सुनते हैं, छोटी छोटी खुशियां शेयर करने लगते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक दूसरे को जज करना कम कर देते हैं। दीना के लिए ईश्वर और ओम सिर्फ टेलर नहीं, मानिक के लिए ये लोग उस फैमिली की तरह बन जाते हैं जो उसे अपने होम टाउन से दूर मिलती है। ईश्वर और ओम के लिए दीना का घर एक सेफ प्लेस बन चुका है। यहाँ नॉवल के इमोशनल हार्ट डेवलप होता है। इंडिया में इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर कई प्रोग्राम्स चला रही, लेकिन इन प्रोग्राम्स के बर्डन सबसे ज्यादा पुअर पीपल को फेस करना पड़ता है। ईश्वर और ओम जैसे लोग के पास पावर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, और गवर्नमेंट के सामने उनकी वॉइस वीक है, बहुत कमजोर है। ये बात नॉवल बार बार दिखाता है। पुअर होना सिर्फ पैशन की प्रॉब्लम नहीं है। पुअर होने का मतलब है कि आपके पास अपने राइट प्रोटेक्ट करने की पावर भी कम हो जाती। सिटी को क्लीन और मॉडर्न बनाने के नाम पर पुअर सेटलमेंट को हटाया जाने लगता है। जिन लोगों ने सालों से अपने छोटे घर बनाए हैं, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। उनके लिए घर एक स्ट्रक्चर नहीं था, वही उनका रहन सहन का जगह था, वही उनकी मेमोरीज थी। लेकिन अथॉरिटीज के लिए वो सिर्फ अनवांटेड सेटलमेंट था। ईश्वर और ओम जैसे पीपल भी इस एटमॉस्फेयर से अफेक्ट होते हैं। उनकी लाइफ जो पहले ही अनस्टेबल थी और अनस्टेबल हो जाती है। इमरजेंसी के सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट में से एक है गवर्नमेंट का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए स्टेरिलाइजेशन को एग्रेसिव प्रमोट करती है। पुअर पीपल को टारगेट कंप्लीट करने के लिए प्रेशर में लाया जाता है। ईश्वर और ओम भी इस सिस्टम के विक्टिम बन चुके थे। उन्हें फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। ये इंसिडेंट सिर्फ उनकी फिजिकल सफरिंग नहीं दिखाती,
ये दिखाता है कि जब एक पावरफुल स्टेट के सामने पुअर इंडिविजुअल के पास कोई चॉइस नहीं होती तो उसकी बॉडी और डिग्निटी तक अनसेफ हो जाती है। उधर दीना भी प्रॉब्लम में फंस रही है। उसका टेलरिंग बिजनेस स्टेबल सब खत्म हो रहा है। उसका भाई नौसमान बार बार उसके इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर रहा है। टीना को रियलाइज होता है कि इंडिपेंडेंट रहना सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं है, उसके लिए मनी भी जरूरी है। इसलिए ईश्वर और ओम का काम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इन लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का नहीं रह गया है। दीना उनके फ्यूचर को लेकर जेन्युइनली कंसर्न होती है। स्टोरी के बीच में हमें ईश्वर और ओम के नेचर का डिफरेंट ही पता चलता है। ईश्वर एक्सपीरियंस्ड है, उसने कास्ट वायलेंस देखा है, इसलिए वो सर्वाइवल को समझता है। वो ओम को बार बार समझाता है कि दुनिया आइडल नहीं है और हर सिचुएशन में फाइट करना प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन ओम यंग है, उसके अंदर एंगर है, वो पूछता है हम कब तक दूसरों के रूल फॉलो करते रहेंगे। उसके अंदर डिग्निटी और फ्रीडम की स्ट्रॉन्ग डिजायर है। यही डिफरेंस उनके रिलेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है। मानिक शुरुआत में अपनी पर्सनल लाइफ और एजुकेशन में बिजी था, लेकिन टीना, ईश्वर और ओम के साथ टाइम स्पेंड करते ही उसकी अंडरस्टैंडिंग और सोसाइटी चेंज हो गई है। उसने पॉवर्टी को पहले दूर से देखा था, अब वो पॉवर्टी को पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू देख रहे हैं। अब ईश्वर और ओम उसके लिए स्टैटिस्टिक्स या पुअर पीपल नहीं है, वो उन्हें इंडिविजुअल के रूप में जानता है। इसलिए जब उनके साथ इनजस्टिस होता है, मानिक इमोशनली अफेक्टेड होता है। कुछ टाइम के लिए इन चारों की लाइफ बहुत ही खुशहाल लगती है, लेकिन दीना का हाउस एक स्मॉल शेल्टर बन जाता है। बाहर पॉलिटिकल वायलेंस है, बाहर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, बाहर पॉवर्टी है, लेकिन घर के अंदर फूड है, खाना है, कन्वर्सेशन है, फ्रेंडशिप है और एक दूसरे के लिए कंसर्न है। यही नॉवल का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। इन चारों लोगों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैमिली की तरह एक छत के नीचे रहते हैं। लेकिन मिस्ट्री रीडर को कंटिन्यूअसली रिमाइंड करता है कि ये हैप्पीनेस परमानेंट नहीं है। मानिक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है और सिटी से बाहर चला जाता है। टीना अपनी लाइफ मैनेज करती रहती है। ईश्वर और ओम सरवाइव करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इमरजेंसी और पॉवर्टी का डैमेज इतना डीप है कि नॉर्मल लाइफ वापस आना इजी नहीं है। ईश्वर और ओम की फिजिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन ग्रेजुअली बहुत खराब हो जाती है। उनका ड्रीम था कि वो स्किल टेलर बनकर इंडिपेंडेंट लाइफ जिएंगे, लेकिन सर्कमस्टांसेस उन्हें उस ड्रीम से बहुत दूर ले जाता है। अब नॉवल अपने मोस्ट इमोशनल पार्ट में इंटर करता है। मानिक कुछ सालों बाद वापस आता है। वो अपने पास्ट को रिवाइज करना चाहता है। उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज है, दीना का घर, ईश्वर और ओम, उनके साथ खाना, उनका कॉन्वर्सेशन और वो शॉर्ट पीरियड जब चार स्ट्रेंजर्स एक फैमिली बन गया था। मानिक को लगता है कि शायद वो ओल्ड रिलेशनशिप को दोबारा कनेक्ट कर सकेगा, लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है। मानिक जब दीना से मिलता है, दीना की लाइफ पहले जैसी नहीं होती। उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है। जिस इंडिपेंडेंस के लिए दीना ने पूरी लाइफ स्ट्रगल की थी, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन दीना कंप्लीटली बिटर नहीं होती, उनके अंदर अब भी कंपैशन है। और फिर मानिक को ईश्वर और ओम के बारे में पता चलता है। जो ईश्वर और ओम कभी स्किल टेलर थे, अब वो अपनी फिजिकल कंडीशन और सर्कमस्टांसेस की वजह से नॉर्मल टेलरिंग लाइफ नहीं जी पाते, वो भीख पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये मोमेंट बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि हमने स्टोरी में उनका ओरिजिनल ड्रीम देखा था। उन्होंने विलेज छोड़ा, उन्होंने गांव छोड़ा था, उन्होंने सिटी आकर काम स्टार्ट किया था, उन्होंने अपनी डिग्निटी के साथ लाइफ बनाना चाहते थे। लेकिन अंत में सिस्टम ने उसे वो डिग्निटी भी ऑलमोस्ट छीन ली। फिर भी ईश्वर और ओम दीना के पास वापस आता है और दीना उन्हें रिजेक्ट नहीं करती, वो उन्हें अपने घर के सर्कल में वापस आने देती है। यहाँ नॉवल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है। सोसाइटी ने उनकी सोशल स्टेटस छीन ली, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस छीनी, लेकिन उनके बीच का ह्यूमन रिलेशनशिप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए।
और इसी इमोशनल सिचुएशन के बीच मानिक की स्टोरी भी ट्रेजिक डायरेक्शन में जाती है। उसके अंदर पास्ट का गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, हेल्पलेसनेस जमा होता गया था। वो जिस दुनिया में वापस आया उसमें उसके ओल्ड फ्रेंड की कंडीशन देखकर उसे रियलाइज होता है कि टाइम ने सब कुछ बदल दिया है। नॉवल का एंड बहुत दर्दनाक है क्योंकि रीडर को रियलाइज होता है कि इन चारों ने एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट की थी, लेकिन दुनिया उन्हें परमानेंटली साथ नहीं रहने देती। अब ये पूरी नॉवेल बोलना चाहती है कि ये फाइन बैलेंस उन चार ऑर्डिनरी लोगों की कहानी है जो एक डिफिकल्ट इंडिया में एक दूसरे में फैमिली, फ्रेंडशिप और होप फाइंड करते हैं, लेकिन पॉवर्टी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल ऑपरेशन और सर्कमस्टांसेस उनकी लाइफ को रिपीटेडली बार बार तोड़ते रहती है। दीना इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करती है, ईश्वर डिग्निटी चाहता है, ओम अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है, मानिक बिलोंगिंग और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करता है। और जब ये चारों एक साथ आते हैं तो उनकी लाइफ थोड़ी बेटर लगती है, लेकिन ये हैप्पीनेस परमानेंट नहीं होती। इसीलिए टाइटल है अ फाइन बैलेंस, यानी लाइफ एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। एक तरफ होप है, दूसरी तरफ डेस्पेयर। एक तरफ फ्रेंडशिप है, दूसरी तरफ लोनलीनेस। एक तरफ ह्यूमैनिटी है, दूसरी तरफ पॉवर्टी और ऑप्रेशन है। और इंसान इन दोनों के बीच बैलेंस बनाकर जीने की कोशिश करता रहता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।